हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे सिलेक्शन पॉइंट। आज के जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चंस के अंदर हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही ये जो प्रश्न है हमारे, ये कुछ विभिन्न परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका वीडियो को एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस, एसएससी, पैट, रेलवे, यूपी टेट एंड सुपर टेट, इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये उन्हीं प्रश्नों का संकलन है। तो ज्यादा डिले ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करनी है आपके साथ। देखिए, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी बात हमारे पास पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें आनंद सर दी सिलेक्शन पॉइंट के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो द सिलेक्शन पॉइंट बाय आनंद सर, कहीं पर स्पेस नहीं है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पहले से ही बहुत से छात्र अपनी बातें हम तक रखते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। देखिए, संयुक्त प्रांत आपको पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। साथ ही एक क्वेश्चन ये होता है कि उत्तर प्रदेश जो है दिवस कब मनाते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है ना। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है यहीं पर, उसे भी इंक्लूड करेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया, तो अगर आपको याद हो तो 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर कौन बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काला चावल, सॉरी काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना की बात की जा रही है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस प्रदेश में चलाई जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है एक जिला एक उत्पाद योजना। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना है ये किस कंट्री की तर्ज पर आई है। तो याद रखिएगा ये जापान की तर्ज पर है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि बताइए किस जिले को मिला हुआ है काला नमक जो चावल है वो। तो ये जो टाइटल है ये हमारे सिद्धार्थ नगर को मिला हुआ है। ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही हैं तो चैनल से जुड़ जाइए फटाफट और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। देखिए, प्रश्नों को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रखा गया है, आगे नहीं है, क्योंकि इस टाइम वीडियो की भी एक वैकेंसी चल रही है जिसको हम थोड़ा सा इस टाइम तवज्जो दे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि बताइए कि कब हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, उत्तर प्रदेश के कहां हुआ था। तो देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित कवि हैं इनको हम लोग फिलहाल तो अलग से कवर करेंगे। अभी हम अमीर खुसरो को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो एटा से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? एटा से संबंधित थे। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट आपको और पता होने चाहिए, जैसे इन्हें तूतीय हिंद और उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो जब अरुणा आसफ अली की बात आती है तो आपके दिमाग में एकदम से फटाक से आ जाना चाहिए ग्वालियर टैंक का मैदान 1942। क्या आना चाहिए दिमाग में? 1942। 1942 आ गया। क्या हुआ था 1942 में? 1942 में ग्वालियर टैंक के मैदान में इन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था। ठीक है ना। अब ये 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। याद है ना सभी को? अगर आप सभी को याद है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डेट राइट कर दीजिए। देखिए, सन तो मैंने बता दिया 1942, अरुणा आसफ अली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। अब देखो, महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे के सारे आंदोलन है। खेड़ा भी उन्हीं से जुड़ा है, चंपारण, बारदोली, असहयोग। अब आप मुझे ये बताओ, महात्मा गांधी भारत आए और भारत आने के बाद सबसे पहले वो कहाँ मिले थे। तो सबसे पहले आप कहोगे सर चंपारण गए हुए थे। तो अगर महात्मा गांधी सबसे पहले आने के बाद चंपारण ही गए हुए थे तो
तो आप मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसका मतलब चंपारण सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे भी चंपारण कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। ऐसे करके आप डेट भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और क्या बता सकते हैं आप? ये बता सकते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में लौट कर आए थे, ठीक है ना, 15 में लौट कर आए थे। तो कोई बता सकता है मुझे ये कहां से लौट कर आए थे? और चंपारण कहां पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चंपारण हमारा पड़ता है बिहार में, ठीक है ना। कहां पड़ता है? बिहार में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चेलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चेलैया समिति जिनके नाम पर थे, आपको पता है ना, जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर समिति रख दी जाती है। तो इनका नाम था R.J. चेलैया, ठीक है ना, याद रखेंगे, R.J. चेलैया इनका नाम था। उसके बाद ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1991 में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? देखिए अच्छा प्रश्न है। 1999 की अगर बात की जाए तो 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो खालसा पंथ का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें भी डायरेक्टली इसका उत्तर देना चाहिए। तो यहां पर आपको बस ये पता होना चाहिए ये जो गुरु थे ये कौन थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। अब सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, बताइए किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से सिखों में विवाह की प्रथा को शुरू किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि किसने करी थी। बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो ये किसने करी थी? गुरु रामदास ने। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। तो हमारे पास अभी अभी सिखों से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर जैसे आप जानना चाहते हो कि क्या कब किया गया था, तो देखो 1909 में, ठीक है ना, 1909 में आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसकी बात से ये सब किया जा रहा है। तो ये इंडिया में अगर बात करें तो ये तब से चल रहा है। लेकिन अगर आप वही बात करो जाके पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 2018 में शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस पर टाइम ज्यादा उतना खर्च करेंगे जितनी आवश्यकता है। आगे चलिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 और 21 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखो, जब भी कभी ऐसा है सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, तो 4 सालों से जो स्टेट टॉप किए हुए हैं 16 से लेकर 21 तक, ठीक है ना, वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो एक सिंपल सा फैक्ट है क्वेश्चन का, तो आप फैक्ट के अकॉर्डिंग इसे देख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। 1975 में जब हमारे यहाँ आपातकाल आया था, तो ये आपातकाल कब से कब तक था? तो ये आपातकाल था 1975 से 77 तक। कौन था इस टाइम पर पीएम? इस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो एक ही ऑप्शन में इंदिरा गांधी है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार, 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो हमें यह बताना है निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो देखो, ये जो 19 का ए ऑप्शन है, ठीक है ना, केवल यही सही है। तो 19 के अंदर आपको पता होनी चाहिए टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है हमारी, ठीक है ना। इसे आप अलग से स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को सेशन कंप्लीट होने के बाद 19 के 6 की 6 आप अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें सारी शुरुआत से शुरू होते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है ना, घूमने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने की आजादी, ठीक है ना, और निरायुध जाने की आजादी, इस तरीके से कहीं भी विचरण करने की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी,
इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, इसे कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि गलत वाला जरूर हाईलाइट कर लिया करो। कभी कभी हम पहला पढ़ के सही वाला लगा देते हैं, हमें लगता है हम सही करके आए हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। चलिए फटाफट बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। एग्जैक्टली राइट। देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर बात की जाए तो 30 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं ये नहीं है, इसकी जगह क्या है, इसकी जगह है 35 वर्ष। अब आप मुझे बताओ कि गलत स्टेटमेंट कह रहा था ना, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को स्पेस द्वारा की स्पेस सलाह पर नियुक्त किया जाता है। आपके पास दो फिलिंग वर्ड है और आपको दोनों को अच्छे से फिल करना है। तो केंद्रीय मंत्री को किसके द्वारा और किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखो के द्वारा मतलब कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर है द्वारा, तो यहां पूछ रहा है कौन नियुक्त करता है, तो यार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो पहले में आ जाएगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अगर चूक गए तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? तुम्हारा बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो अब हमें इसका सही आंसर बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम ठीक से पढ़े हैं और हमें चीजें अच्छे से आती है तो हमें पता है कि जो जाकिर हुसैन साहब थे वो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर कार्यकाल की बात की जाए कि इनका कार्यकाल कब था, तो इनका कार्यकाल था 1967 से, ठीक है ना, 1969 तक, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने याद कर रखा है तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? अब देखो यहां जॉर्डन की राजधानी आई है, तो बेसिकली क्या कहना चाहता है क्वेश्चन ये चीख चीख कर कह रहा है कि भैया जॉर्डन की हमने पूछ ली है, बची हुई 10, 12, 50 जो भी हैं उनको आप याद कर लो। तो यहाँ फैक्ट है कि जॉर्डन की क्या है? अम्मान है। तो हम फैक्ट क्लियर करके और आगे बढ़ जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? एग्जैक्टली फिर वही है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि भैया याद कर लो, याद कर लो। तो मंगोलिया की क्या है? मंगोलिया की है टोग्रोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताना है कि जो मंगोलिया है इसकी कैपिटल क्या है? तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतोर। क्या है? उलान बतोर, ठीक है ना। अच्छा राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। अभी पेन टैब नहीं है, डायरेक्टली स्क्रीन पर राइट कर रहा हूं, दैट्स वाई इतनी बढ़िया राइटिंग बन रही है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरा पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन चुका है? भारत। मुबारक हो, आपने टॉप कर दिया। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा आबादी वाला क्या है? देखो पहला और दूसरा शिफ्ट हुआ है, तीसरा स्टिल अभी वही है जो पहले था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र? देखो कितना डीप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप ऑप्शन पढ़ लोगे। गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडर। सब मजे ले रहे होंगे, अरे अब तो समझ आ गया कि सबसे ज्यादा जंगल की बात करी जा रही है वन क्षेत्र की। कहां है? ब्राजील में है। देखो आ गया सभी को याद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? कितना इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो फटाक से लगा दो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, तो प्रायद्वीप भारत मार्क कर लिया और हमने फटाफट दिखा रही गोदावरी मिल गई, बस लगा दिया। गोदावरी के कुछ और भी नाम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना।
सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कहां से निकलती है। तो ये कहां से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहां से? महाराष्ट्र में निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है ना। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और क्या बोला जाता है गोदावरी को? इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको पता होगा, फटाक से लगा दो 10 दिसंबर, ठीक है ना। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को फटाक से किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? एग्जैक्टली फिर से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और जैसे ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखो फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। चलो फिलहाल देख लेते हैं क्या है। तो कहां पर है ये? तो ये नीदरलैंड में। क्या कोई बता सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मैं ही बता देता हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है। देखो बहुत आराम से समझ लो कि देखो, तो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो कर रहा है कि अंडाशय वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो आपके फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी वाष्प होती है? अमोनिया होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, पारा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे लगा सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, पेपर में आया हुआ है। तो इसमें पारद वाष्प होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में कैसी होती है? जहरीली होती है। देखिए जहां पर ऐसा लगेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन अलग से प्रोवाइड करनी है, वहां पर जरूर प्रोवाइड की जाएगी। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, कह रहे पानी के लिए और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए किस ऊतक का प्रयोग होता है? फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्केलेरेनकाइमा। ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम में ऐसे पूछेगा पानी, ठीक है ना, तो अगर पानी की बात करें तो पानी क्या करता है? पानी को हम हिंदी में बोलते हैं जल, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ, जल बोलते हैं ना। तो बस हम यहीं से याद रखेंगे कि जा से जल और जा से जाइलम। तो जब भी पानी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम जाइलम लगाएंगे, और अगर अदर चीजों को लेकर आएगा जैसे खाना या फिर और चीजें तो हम बताएंगे फ्लोएम, ठीक है। फिलहाल जल से हम याद रखेंगे जाइलम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। क्या होता है? कह रहा है पुनरुत्पादक बीज जो होता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना। देखना आप, ठीक है ना, ब्रेड मोल्ड ऐसे ब्रेड होती है ना, तो यहाँ पर वो फंगी वगैरह लग जाती है, देख लेना गूगल पे सर्च करके, तो उसे ही ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता है। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर कौन सा बनाया गया था? भाई जैसा क्वेश्चन है, नायलॉन बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किससे मिलकर बनाया गया था, तो ध्यान रखना कोयला, पानी और हवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कह रहे किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो, ये जो हमारे लैमार्क थे, ठीक है ना, ये इन्होंने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने, ठीक। तो लैमार्क के बारे में और भी चीजें आप लगभग क्या क्या जानते हैं? तो अगर हमें इंपॉर्टेंट से पढ़ना हो कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखो लैमार्क के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत कब दिया गया। तो ये सिद्धांत दिया गया था 1801 में, ठीक है। और लैमार्क ने क्या दिया है? इन्होंने यही कहा था कि मतलब जो सिम्टम्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, वो ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। यही था इनका ये वाला सिद्धांत। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसने की थी? तो कह रहा है कि जीएसटी की सिफारिश के लिए कौन सी बेसिकली कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो जीएसटी के लिए बनाई गई थी विजय केलकर, ठीक है ना। और जो हमारा जीएसटी था उस पर सबसे पहले, अगर हम बात करें आपसे कि सबसे पहले
सिफारिश किसने दी थी? तो सबसे पहले दी थी असब ने, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, बहुत जल्दी टैब से पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, ठीक। तो स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली तैयार करने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना, ये जो भारत की लोक प्रशासन की बात कर रहा है दिल्ली में, ये 1954 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, एक दिवस जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक दिवस आएगा, इसलिए आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो देखो, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये मतलब किसने, ये विचार किसका था, तो ये विचार था एक राष्ट्रपति हमारे हुए हैं, ठीक है ना, जो जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था उनका? जॉन, याद रखेंगे, एफ कैनेडी, ठीक है ना। ये बेसिकली उन्हीं की विचारधारा थी कि उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने ही इसे औपचारिक रूप से अमेरिका में उठाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? अब देखो, ऐसे आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहली महिला पायलट की बात हो रही है वायुसेना में, वो थी हरिता देओल, ठीक है ना। ये 22 साल की उम्र में पायलट बनी थी, ठीक है ना। हरिता देओल 22 साल की उम्र में पायलट बनी थी और इन्होंने अकेले विमान उड़ाया था। वैसे क्या होता है कि कॉकपिट के अंदर एक पायलट एक को पायलट मौजूद होता है ना, लेकिन इन्होंने जो है सीधा पहले उड़ाया था, ठीक है ना। भारत की एक और पायलट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो सरला ठकराल, ठीक है ना। तो गूगल कर लेना थोड़ा सा, बाकी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ स्थित है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अहमदाबाद में, ठीक है। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तैयार की जाती है यूनेस्को के द्वारा। तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तकें है ना, पिछले लगभग 1-1.5 साल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की सीधी सी संभावना रहती है। तो अगर हम बात करें कि अमेजिंग अयोध्या नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो वो लिखी है नीना राय। तो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है। चलिए बताइए, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है ना। आपको आयरलैंड की जो कैपिटल है वो कमेंट सेक्शन में राइट करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 1, ठीक है ना, कब प्रक्षेपित किया गया? पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि चंद्रयान 1 जो था वो कब प्रक्षेपित किया गया था। तो अगर आपको याद होगा तो ये 2008 में किया गया था, और 2008 की 2 डेट है, तो अक्टूबर में किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008, इसका मतलब बी हमारा राइट आंसर। चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर होने ही चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि राजध्वज में कितनी तीलियां हैं, ठीक है ना। तो हमें पता ही है कि 24 तीलियां हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन टफ आए, ठीक है ना। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1901 में की गई थी, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 के अंदर की गई थी। और अगर कुछ फैक्ट जानना चाहते हैं तो नोबेल पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, बेसिकली नोबेल पुरस्कार जो होता है, ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। उनकी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो? शांति, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ठीक है ना।
ये दुनिया का सबसे मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कब हुई? ये कोविड के टाइम वाली बात है कि कोविड के टाइम में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई थी ना, तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी नई दिल्ली में, अगर आपको याद होगा तो ये किया गया था, ठीक है ना। और ये काफी अच्छी साबित हुई थी कि ब्लड से प्लाज्मा निकाल के दूसरे में चढ़ा देते थे, जो जिन्होंने कोविड से अपने खुद को जो है वो क्योर किया था उनके लिए। अगला था, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ठीक है ना, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 6वीं शताब्दी में, तो उत्तर प्रदेश में कितने आते थे? 8 आते थे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद आते थे। राइट कर लेना। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे, ठीक है ना। संयुक्त का मतलब होता है यूनाइटेड, प्रांत का मतलब प्रोविंस, तो इसे बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए आपको। मैं हर बार कहता हूं कि फैक्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कितना इजी सा क्वेश्चन आया है, बताओ आप सभी लोग कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। ये गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। बहुत बढ़िया। अगला, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अगर आपको याद होगा तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। हमारा एक नया चिन्ह भी आ गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पहले जो शेर थे वो नॉर्मली बैठे हुए थे, अभी जो है वो सारे के सारे क्या है, एकदम से एक्टिव मोड में बैठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया था, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्यमित्र संघ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का जो विवरण है वो हमें कहाँ मिलता है? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पुष्यमित्र संघ ने यज्ञ किए थे उनका विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं अयोध्या लेख में। कहा मिलते हैं? अयोध्या लेख में। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मिला है उसमें से कहां पर मिलता है? तो देखो, समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय है, मतलब समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की है उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बेसिकली हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है प्रयागराज अभिलेख से। कहां से मिलती है? प्रयागराज अभिलेख से, ठीक है ना। देखो, ये जितने भी अभिलेख है ना, ये आप यार पढ़ लो कहीं से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा हम उसी के बारे में बात कर पाएंगे। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग किया गया? कह रहा है कि जो दिल्ली है वो कब अलग किया गया था, कि मतलब जो हमारा उत्तर पश्चिम का एरिया लगता है ना, वहां से कह रहा है कब अलग किया गया था? तो दिल्ली को अलग किया गया था 1858 में, ठीक है ना। कब अलग किया गया था? 1858 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रदेश में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि 1937, ठीक है ना, 1937 में से किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1937 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न है, 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा जो मिनांडर था ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जो मिनांडर था वो कहाँ आया हुआ था? बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसने मथुरा पर कब्जा किया था। कहाँ किया था कब्जा? मथुरा पर किया था। तो यहाँ हमारा बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे 50 वो कंप्लीट कर लिया। हो सकता है मुझसे कुछ बोलते समय मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि मिस्टेक की जाए। तो चूंकि फर्स्ट वीडियो था और पहली बार मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस एक साथ करवाने की कोशिश की है, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और सेशन को दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे आपकी हेल्प हो रही है तो दूसरों की भी हेल्प हो जाए। बाकी जल्द मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।